स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। यूटी लद्दाख में बीआरओ में भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। टीम में 3 सदस्य शामिल हैं। आर्यन वैली के हानू के रहने वाले लबांग स्टैंजिन ने बीआरओ में मजदूरों की भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मोरूप स्टैंजिन, हमारे संवाददाता। मोरूप, इसके क्या डिटेल्स है और कैसे ये मामला प्रकाश में आया? जी विशाल, ये मामला है जो कि हानू के निवासी लबांग स्टैंजिन ने कुछ दिन पहले राष्ट्र निवास की एलजी को एप्लीकेशन दिया। इसमें इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो बीआरओ में जो लेबर हायर करते हैं उसमें जो करप्शन की जो इन्होंने शिकायत किया। इनका कहना है कि जब यहाँ बीआरओ में लेबर हजारों की संख्या में जो रिक्रूट करते हैं तो उनका इल्जाम है कि यहाँ से 6,000 और 7,000 के बीच में एक लेबर से कमीशन लेता है। तो इनका ये भी कहना है कि क्योंकि एलजी लद्दाख ने पहले ये अनाउंस कर चुका है कि लद्दाख को करप्शन फ्री रीजन बनाना है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कि एलजी को लिखा कि आप एलजी आपने वादा किया तो इसको पूरा करे। तो इसीलिए इन्होंने ये एप्लीकेशन किया। उसी बेसिस पे जो सिट कमेटी का जो गठन किया जिसमें एसडीएम खलसे जो उसी रीजन साइड से है, जो उसी तरह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो लेबर उनका देखरेख करते, उसी तरह जो पीडब्ल्यूडी के ऐसे 3 मेंबर की जो टीम को बैठा है कि इसमें जल्द से जल्द छानबीन करे, क्योंकि ये जो डिफेंस का मामला है और काफी सीरियस भी है, क्योंकि इसमें जो बीआरओ जो डिफेंस के अंदर आता है, काफी लद्दाख में प्रोजेक्ट उनका चलता है, तो ऐसे समय में ऐसे इल्जाम लगाना ये बहुत ही सीरियस मामला है। जी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि जो आरोप लगा है बीआरओ में भ्रष्टाचार का, तो ये आरोप किस तरह का है? मतलब क्या कैसे ये आरोप के मुताबिक किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? जी, इनका आरोप इस तरह से है जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो यहाँ सीजनल काम चलता है, तो जो बीआरओ है लद्दाख में हर जगह, तो यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लेबर्स आते हैं, खासकर झारखंड से भी आते हैं, उसी तरह कुछ लोकल भी रिक्रूट करते हैं। तो उनका ये मानना है कि बीआरओ में लेबर की कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए हर एक लेबर से 6,000 और 7,000 के बीच में कमीशन लेता जो कंसर्न ऑफिसर। लेकिन ये जांच का मामला है कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है, तो ये जांच का विषय। आप यूटी प्रशासन ने इस पे ऊपर जांच बैठा दिया, तो हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो सच सामने आए लोगों के सामने। जी वैसल, बहुत शुक्रिया आपका मोरूप तमाम जानकारी के लिए। तो बीआरओ में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये सीरियस इसलिए यह मामला हो जाता है कि ये बिल्कुल एक सरहदी इलाका होता है और ऐसे में ये काफ़ी संवेदनशील होता है। तो इसको लेकर जो है जिसमें बीआरओ ने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो मजदूर भर्ती किए जा रहे हैं, अगर वो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह कर या पैसे के बना पर भर्ती किए जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे एलिमेंट में शामिल हो जाए जो देश की शांति के लिए भी खतरा हो सकते हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो बहरहाल ये जाँच का विषय है और उस पर आगे भी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। केंद्रीय पूल से 4 एमबीबीएस बीडीएस सीटों का आवंटन, आतंकवादी पीड़ितों की पत्नी और बच्चों के लिए सीटों का आवंटन। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी आयोजित, केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश। 20 अगस्त तक सत्यापित दस्तावेज भेजने को कहा। तो ये एक अहम खबर है। खबर के मुताबिक जो शैक्षणिक वर्ष 2023-24 है इसमें केंद्रीय पूल से 4 एमबीबीएस बीडीएस सीटों का आवंटन, आतंकवादी पीड़ितों की पत्नी और बच्चों के लिए सीटों का आवंटन। ये एक बड़ी खबर है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए आतंकवाद से जो पीड़ित जो परिवार हैं उनके बच्चों के लिए, आतंकवाद से पीड़ित पत्नी या उनके बच्चों, यानी आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार है उस परिवार की पत्नी या बच्चों के लिए सीटों का आवंटन। कोई परीक्षा नहीं होगी आयोजित, यानी कि बिना परीक्षा के आपको ये सीटें दी जा सकेंगी, ये सीटें उन्हें दी जाएंगी। केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश, ये तमाम राज्यों को केंद्र सरकार का निर्देश है। 20 अगस्त तक सत्यापित दस्तावेज भेजने को कहा गया है। तो अपने आप में एक ये बहुत ही अलग नौयत की खबर है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से केंद्रीय पूल से
4 एमबीबीएस बीडीएस सीटों का आवंटन, आतंकवादी पीड़ितों की पत्नी और बच्चों के लिए सीटों का आवंटन। कोई परीक्षा नहीं होगी, ये सीटें उनको आवंटित की जाएंगी, ये सीटें उन्हें दी जाएंगी, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार का यह राज्यों को निर्देश है। 20 अगस्त तक सत्यापित दस्तावेज भेजने को कहा, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी एमबीबीएस या बीडीएस की, तो वो जो सत्यापन है वो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाना है। शैलेंद्र वागू हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और इसमें शैलेंद्र हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, सवाल ये है कि ये मांग काफी दिनों से थी, क्या ये माना जाए कि उन मांगों के तहत ही ये फैसला लिया गया है, और ये फैसला अपने आप में कितना अहम है या कितना इसमें पोटेंशियल है? जी देखिए विशाल, जो ये फैसला लिया गया है ये बहुत पहले लिया गया था। हालांकि इस बार ये फिर से इस साल के लिए जो अगला एकेडमिक ईयर है उसके लिए ये ऑर्डर जारी किया गया है। ये चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कहा गया है कि इस बार भी जो टेरर विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली के लिए, यानी कि हाउस के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। और ये सभी स्टेट्स को कहा गया है कि वो अपने अपने स्टेट्स में जो टेरर विक्टिम्स हैं, जो सिविल टेरर विक्टिम्स हैं, उनके डिटेल से डॉक्यूमेंट्स वो भेजें ताकि उनको सेंटर से ये सीट अलॉकेट की जा सकें। और इसमें जैसे कि आपने बताया कि कोई एग्जाम नहीं होता है, और ये एक ऐसा जेस्चर है जिसमें ये दिखाता है कि केंद्र सरकार जो है वो कितनी कंसर्न्ड है उन लोगों के लिए जो कि टेरर विक्टिम्स रह चुके हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें एक बिहार में है एएन मगध मेडिकल कॉलेज, दूसरा महाराष्ट्र में है ग्रांट मेडिकल कॉलेज, और तीसरा छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं जिसमें पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज। ये 3 कॉलेजेस हैं जहां पर ये सीट अलॉट की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगातार आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए है, न सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, वहीं जो टेरर विक्टिम्स हैं उनके बारे में भी सरकार ऐसे कदम उठा रही है ताकि उन विक्टिम्स को राहत मिल सके। जी, ये शैलेंद्र, ये टेरर विक्टिम जो है वो किसी एक क्षेत्र या किसी एक राज्य तक सीमित है, इसकी परिभाषा, या देश के किसी भी हिस्से में कोई टेरर विक्टिम अगर है, और टेरर विक्टिम कौन है या वो वाकई टेरर विक्टिम ही है, ये कैसे तय होगा? देखिए, जो चिट्ठी है ये सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को लिखी गई है और उनसे कहा गया है कि वो ऐसे एप्लीकेशंस अटेस्ट करें, उनको ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ये केंद्र सरकार का काम होगा, ये राज्य सरकारों का काम होगा। और इसमें जो राज्य सरकारें की जो होम मिनिस्ट्रीज है, होम डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनको डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेंगे, यानी कि उनको वेरीफाई किया जाएगा, वेट किया जाएगा। और जाहिर तौर पर हमने देखा है कि पिछले कई सालों से आज भी जो जम्मू कश्मीर है वहां पर पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद आज भी दंश झेल रहा है। जम्मू कश्मीर आज भी वहां पर आए दिन इस तरह के हमले हालांकि पहले से बहुत कम हुए हैं, लेकिन जो टेरर विक्टिम्स की अगर हम बात करें तो जेएंडके में वो काफी बड़ी तादाद में है। तो जाहिर तौर पर जेएंडके को जो विक्टिम्स हैं, जाहिर तौर पर जो मैक्सिमम एप्लीकेशन हो सकता है वो जम्मू कश्मीर से ही आए, लेकिन ये एक स्टेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। देश में कहीं पर भी ऐसा कोई सिविलियन टेरर विक्टिम रहा हो तो उसको कंसिडर किया जाएगा इन 4 पोस्ट के लिए। तो एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने 3 कॉलेजों के बारे में बताया है, जैसा कि पत्र में लिखा है, उन 3 कॉलेजों में मतलब तीनों में 4-4 सीटें, मतलब 12 सीटें टोटल आवंटित की जाएंगी, या तीनों कॉलेजों को मिलाकर 4 सीटें होंगी? और दूसरा यह कि जो 12 सीटें होंगी अगर, तो वो एमबीबीएस की 12 अलग और बीडीएस की 12 अलग होंगी, या फिर ये दोनों मिलाकर एमबीबीएस और बीडीएस मिलाकर 12 होंगी? कुल मिला के जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं हर साल, इस पिछले साल भी हुई थी, इस साल के एकेडमिक ईयर में भी ये होने जा रही है, और ये जो है कुल मिला के 4 सीटें हैं। उसमें 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें से हर कॉलेज पहले 2 कॉलेज में 1-1 सीट है और दूसरे कॉलेज में 2 सीटें हैं जो छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो सीट्स हैं ये बीडीएस एमबीबीएस दोनों के लिए जिसपे अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट्स वो कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के 4 ही सीट्स हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सीट्स के लिए एग्जाम नहीं देना होगा। ये एक बड़ा कदम है कि एक बड़ी राहत है। अगर टेरर विक्टिम्स हैं उनको एमबीबीएस बीडीएस के तहत, अगर इस स्कीम के तहत चुना जाता है, जो उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, उसमें उनको एग्जाम नहीं देना होगा। तो ये एक बड़ी राहत है और ऐसे टेरर विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए भी केंद्र सरकार के बहुत बड़ा कदम है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार ने ये एक अहम कदम उठाया है, और इस कदम के तहत शैक्षणिक वर्ष जो एकेडमिक ईयर है 2023-24, इसके लिए केंद्रीय पूल से 4 एमबीबीएस
या बीडीएस सीटों का आवंटन किया जाएगा। और ये उनके लिए है जो आतंकवाद से पीड़ित परिवार हैं, उस परिवार की जो महिला है, जो पत्नी है, उनके या उनके बच्चों के लिए ये सीटें आवंटित होंगी। और ये जो सीटें आवंटित होंगी, इसके लिए उस कैंडिडेट को परीक्षा देना नहीं पड़ेगा। ये अहम बात इसमें है कि उसे परीक्षा देना नहीं पड़ेगा। जिस एमबीबीएस या बीडीएस की तैयारी के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग संस्थानों में यहाँ वहाँ दिन रात पढ़ाई करते हैं, जो भी है, लेकिन इनको ये राहत दी जा रही है कि इन्हें परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, चूंकि ये आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार हैं या उनके पीड़ित परिवार के बच्चे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 के लिए। फिर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति धनखड़ हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाने के बाद बाइक रैली इंडिया गेट गोल चक्कर पर पहुंचेगी और फिर इंडिया गेट परिसर के चारों ओर एक घेरे में घूमेगी, कर्तव्य पथ को पार करेगी और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त होगी। 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को घरों के परिसरों पर झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रैली को उपराष्ट्रपति धनखड़ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज बाइक रैली कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। अब देखिए कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये बाइक रैली इसलिए भी खास है क्योंकि सारे सांसद और मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी आपको बाइक और स्कूटीज दिख रही है, सब में आपको तिरंगा दिख रहा है। और साफ तौर से ये बाइक रैली इसलिए भी खास है क्योंकि सब भाग लेंगे और 13 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को घरों के परिसरों पर झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरी झंडी जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो दिखाएंगे और उसके बाद जो है ये जो पूरी बाइक रैली है ये गोल चक्कर से शुरुआत होगी और इंडिया गेट तक जाएगी और इसके 4 चक्कर लगेंगे। तो आज ये रैली अपने आप में बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें तमाम मंत्री और सांसद भाग ले रहे हैं और उसके बाद 13 से 15 अगस्त तक घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो अपने घर के परिसरों में झंडा फहरा सके। कैमरामैन योगेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की आज बैठक है। सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अधीर रंजन के सस्पेंशन को वापस लेने को लेकर सदन में नोटिस भी दिया गया है। मौसम पर बड़ी खबर है। हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला में बारिश का दौर रात से ही जारी है। इससे पहले भी लगातार हमने देखा है कि किस तरह से पिछले दिनों जब बारिश के हालात बने थे, बारिश के बाद बाढ़ आई और बारिश और बाढ़ इन दोनों से हिमाचल में बड़े पैमाने पर तबाही मची, काफी नुकसान हुआ। अब भी वहां के जो सीएम है लगातार कई इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं ताकि स्थितियों का आकलन किया जा सके। तो इसी बीच अब खबर यह है हिमाचल प्रदेश में मौसम से बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला में बारिश का दौर रात से ही जारी है। देश में स्कैटर्ड बारिश हुई है और जो जिला कांगड़ा है वहाँ गुलेर में 100 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी तरह से बिलासपुर और हमीरपुर में 1-2 जगह पे जो हैवी रेनफॉल हुआ है, लेकिन बारिश जो है स्कैटर्ड हुई है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी रिपोर्ट्स है कि पोंटा साहब के आसपास एक बादल फटा है वहाँ पे। लेकिन अगर पोंटा साहब प्रॉपर या आसपास की बात करें वहाँ रेनफॉल तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास घटना है बादल फटने की पिछली रात। 4 से 5 दिन
स्कैटर्ड इसी तरह की बारिशें रहेंगी। बीच बीच में हैवी रेनफॉल भी इन जिलों में आ सकता है, जैसे सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा। इन इलाकों में एक दो पॉकेट्स पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। 13-14 के आसपास कुछ रेनफॉल में बढ़ोतरी होगी, रेनफॉल बढ़ेगी, लेकिन उनका येलो अलर्ट है और उसके बाद फिर थोड़ा बारिश कम है। पहले बताया कि मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावनाएं बिल्कुल आगे भी हैं, क्योंकि मानसून में ये होता है कि लोकलाइज कई बार जो है तेज़ बारिश हो जाती है, उससे बादल फटते हैं और उससे फ्लैश फ्लड आ जाता है, डेब्री वगैरह मूव करती है। तो लो लाइंग एरिया जहाँ भी हैं, नदी के पास एरियाज हैं, वहाँ अभी भी जो है इसका अलर्ट है और अभी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड की और क्लाउड बर्स्ट की। और बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग पर कुमारहट्टी के पास भारी लैंडस्लाइड हो गया है, जिससे रामशहर मार्ग पर पूर्ण तौर से आवाजाही के लिए यह मार्ग बंद हो गया है। लोगों की सूचना पर प्रशासन ने रास्ते खोलने के लिए जेसीबी भी लगाई है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि काफी ज्यादा वहां पर जो स्थिति है बिल्कुल बदल गई है। बीती रात से हो रही तेज बारिश के कारण नालागढ़ रामशहर मार्ग पर कुमारहट्टी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे रामशहर मार्ग पर पूर्ण तौर से आवाजाही के लिए इस मार्ग को बंद करना पड़ा है। लोगों की सूचना पर प्रशासन ने रास्ता खोलने के लिए जेसीबी लगाई है। तो ये जो लैंडस्लाइड है वो हुआ है नालागढ़ रामशहर मार्ग पर। नालागढ़ और रामशहर के बीच जो रास्ता है, ये जो बीच में जो मार्ग है, इस पर लैंडस्लाइड हुआ है, यानी मिट्टी के तोदे खिसकने की घटना है और इसके वजह से ये मार्ग बंद हो गया है। और जब इस बात की सूचना लोगों ने प्रशासन को दी कि इस तरह से ये मामला पेश आया है, तो फिलहाल वो मार्ग तो बंद है ही, चूंकि रामशहर मार्ग पर पूर्ण तौर से आवाजाही के लिए रास्ता बंद कर दिया, चूंकि सड़क ब्लॉक हो गई है। अब प्रशासन जो है उसे रास्ता खोलने के लिए जेसीबी प्रशासन ने लगाई है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जगत। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त स्थिति क्या है और अगर ये मार्ग बंद ही रहता है कुछ घंटों तक या देर तक, तो इससे किन क्षेत्र के लोगों को ज्यादा परेशानी बढ़ेगी? जी विशाल, बताना चाहता हूँ, ये बीती रात से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये रामशहर मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग कई जगह हो चुकी है। 3-4 जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। रामशहर साइड में भी और नालागढ़ साइड में ही जो रोड है बिल्कुल पूर्ण तौर पर बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीनें मौके पर भेजी गई है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ जगह तो रामशहर साइड में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है और इस साइड भी हुई है। अगर बात की जाए तो आवाजाही पूर्ण तौर पर इस मार्ग से बंद हो चुकी है। नालागढ़ से बाया रामशहर होते हुए शिमला, अर्की, कई जगह तक ये सोलन तक ये रोड जाता है, लेकिन इसके बंद होने के कारण सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां यहाँ से आवाजाही डेली रूटीन में जाती है, वो परेशान लोगों को इसकी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा रोड भी सिंगल है और लैंडस्लाइडिंग लगातार इस रोड पर जब भी बरसात होती है तो लगातार जारी रहती है। आई बरसात में लोगों को इस परेशानी से झेलना पड़ता है। अभी भी दर्जनों गाड़ियां रामशहर साइड में फंसी हुई है और अर्ली साइड नालागढ़ की साइड में फंसी हुई है। यहाँ सुबह सुबह की बात की जाए तो अमूमन ड्यूटी का टाइम है इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी बरोटी वाला में, वहां से पहाड़ी हल्के से लोग काम के लिए यहाँ पर रूटीन में अप डाउन करते हैं और स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सैकड़ों लोग हैं उन्हें आज परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका जगत, तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो रामशहर मार्ग है वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया है और इससे काफी परेशानी लोगों की बढ़ गई, जो कि वो इस रूट से आना जाना नहीं कर पा रहे हैं और एक नहीं कई जगहों पर ये बंद हो गया है। तबाही के बीच हिमाचल में अब स्क्रब टाइफस का कहर भी शुरू हो चुका है। एक छोटे से कीट के काटने से होने वाली ये बीमारी लोगों को अंदर से तोड़ देती है। सरकार का कहना है कि मामले में अब ये मामले जो है अभी बढ़ेंगे, लेकिन इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस से सावधान। आईजीएमसी में मिले स्क्रब टाइफस के 21 मरीज। सितंबर तक कहर बरपाएगा जूं जैसा कीट।
बारिश के बाद अस्पतालों में वैसे भी मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन शिमला के आईजीएमसी में बीते कुछ दिनों में स्क्रब टाइफस के 21 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की तरफ से प्रदेश के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखने में यह आया है कि ये अगस्त सितंबर जो है, सितंबर इज़ द पीक, क्योंकि इन दिनों में जो बागवान हैं, हमारे किसान हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और ये ट्रेंड देखने में आया कि इन दिनों में ये केसेस पीक पर होते हैं। और जैसा कि अभी मेरी जानकारी में है कि लगभग पिछले 2-3 दिन में जो है वो 11 केसेस आए थे। आज अभी पिछले 2 दिन से 15 केसेस जो है स्क्रब टाइफस के आईजीएमसी में आए हैं और ये ट्रेंड आगे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि सितंबर में बढ़ेगा। अब जानिए कि आखिर स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी है क्या। एक छोटे से कीट के काटने से होता है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस के कीट बारिश में गंदगी से पनपते हैं। कीट के काटने से शरीर पर फफोले और काले चकत्ते बन जाते हैं। कुछ समय बाद चकत्ते वाली जगह पर घाव बन जाता है। मरीजों को तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। जोड़ों में तेज दर्द और मांसपेशियों में टूटन और अकड़न होने लगती है। मरीज का प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगता है। स्क्रब टाइफस का असर लीवर, किडनी और ब्रेन पर भी पड़ता है।